नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, और खबर यह है कि दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल ले जाया गया है। आज ही कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन के लिए यानी 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। दरअसल आज सिसोदिया की सीबीआई रिमांड का आखिरी दिन था, लिहाजा उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां सीबीआई ने सिसोदिया की रिमांड नहीं मांगी। हालांकि ये जरूर कहा कि इस दौरान अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई कस्टडी की डिमांड कर सकती है, जिसके बाद सिसोदिया को तिहाड़ जेल लेकर जाया गया। तो अब 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में है। 10 मार्च को हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। फिलहाल जो आदेश आया है उसमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया है। तिहाड़ जेल मनीष सिसोदिया पहुंच भी चुके हैं। पहले से दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल में ही मौजूद हैं, और अब मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आज उन्हें भेजा गया है। तो शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश, तिहाड़ जेल मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं। 14 दिन की उनको न्यायिक जांच के लिए भेज दिया गया है। निधि श्री ज्यादा जानकारी, ज्यादा अपडेट के साथ तिहाड़ जेल के बाहर से जुड़ रही हैं। निधि श्री, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर मुमकिन हो तो आप तस्वीरें भी हमें दिखाएं। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, क्या वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है, वहां पर भीड़-भाड़ है? मनीष सिसोदिया तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है। मनीष सिसोदिया को किस सेल में रखा गया है, सत्येंद्र जैन किस सेल में है, ये सभी जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे निधि श्री झा से। लेकिन जिस समय मनीष सिसोदिया की गाड़ी तिहाड़ जेल पहुंची थी, उस समय निधि श्री ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। मनीष सिसोदिया को इस वक्त तिहाड़ जेल लाया गया है। सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको कैमरे से दिखा रही हूँ। सामने से जो दिल्ली पुलिस की गाड़ियों का काफिला दिख रहा है, और उसमें अंदर मनीष सिसोदिया हैं, जिनको राउज एवेन्यू कोर्ट से इस वक्त सीधा 4 नंबर गेट से अंदर लाया गया है, जेल नंबर 4, जहां पर मनीष सिसोदिया इस वक्त इस गाड़ी में पहुंचे हैं। और ये 3rd बटालियन की गाड़ी, यानी जो आपको जेल वैन नजर आ रहा है, इसी जेल वैन में अंदर मनीष सिसोदिया और अब तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। सीबीआई से जब रिमांड खत्म हुई, पूछताछ खत्म हुई, उसके बाद तिहाड़ जेल मनीष सिसोदिया पहुंचे। हालांकि यहाँ पर कैमरे में साफ तस्वीर नजर नहीं आई है। कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया को देखा गया जब वो मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए मीडिया के कैमरे पर नजर आए हैं। लेकिन इस वक्त तिहाड़ जेल मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं, और गेट जो है वो बंद कर दिया गया है। जेल नंबर 4 का ये गेट है जहां पर मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, और इस बार होली मनीष सिसोदिया की जेल में ही मनेगी। हालांकि आपको बता दें कि सीबीआई से जब रिमांड खत्म हुई, उसके बाद तिहाड़ जेल उन्हें शिफ्ट किया गया है, और 10 मार्च को इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई भी होनी है। लेकिन इस वक्त मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। और देखिए, ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, निधि श्री झा ने हमें ये रिपोर्ट भेजी, जिस समय मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल पहुंचे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया, और अब तिहाड़ जेल में ही होली मनेगी। 10 मार्च को हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होनी है, और जिस समय वो पहुंचे तिहाड़ जेल, मुस्कुराते हुए पहुंचे। तो निपुण सहगल हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ गए हैं। निपुण सहगल, आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश जारी किया है मनीष सिसोदिया के लिए, लेकिन 10 तारीख को सुनवाई होनी है राउज एवेन्यू में इसी जमानत को लेकर, और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल शोभना, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और 20 मार्च तक ये हिरासत रहेगी। कोर्ट ने आज यही कहा है कि 20 मार्च को दोपहर 2 बजे फिजिकल अपीयरेंस होगी एक्यूज्ड की, यानी मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा कोर्ट के सामने। लेकिन इससे पिछली सुनवाई जब हुई थी, तभी कोर्ट ने कह दिया था कि सिसोदिया ने जमानत याचिका जो दाखिल की है उसको 10 मार्च को सुनेंगे, यानी 10 मार्च को सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होनी है। उसी दिन जमानत मिल जाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सिसोदिया के जो वकील हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि 20 मार्च तक की जो अवधि है न्यायिक हिरासत की, शायद वो ना काटनी पड़े उन्हें, उससे पहले जमानत पर वो बाहर आ जाएं। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि इस मामले में, आबकारी घोटाला मामले में, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी केस दर्ज कर रखा है। ऐसे में अगर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार करती सिसोदिया को, तो उनका बाहर आना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल यही है कि 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत है, और जेल में उन्हें चश्मा, डायरी,
श्रीमद् भागवत गीता, दवाइयां आदि रखने की इजाजत दी गई है कोर्ट की तरफ से, लेकिन 10 मार्च को बेल पर सुनवाई होगी इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में, कोर्ट नंबर 512 में विशेष जज एम.के. नागपाल के सामने। निपुण, ये भी मांग की गई थी वकीलों के द्वारा कि मनीष सिसोदिया को जेल में मेडिटेशन सेल में रहने दिया जाए। इस पर जज ने कोई सीधे आदेश नहीं दिया, बल्कि कहा कि जेल नियमों के मुताबिक होगा। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जब ये बातें मान ली गई कोर्ट की तरफ से कि डायरी, पेन, चश्मा, श्रीमद् भागवत गीता, दवाइयां आदि रखने की अनुमति दी जाए, उसके बाद सिसोदिया के वकीलों ने कहा कि जेल में विपश्यना सेल है, यानी मेडिटेशन सेल है, वहां रखा जाए सिसोदिया को, ताकि वो आध्यात्मिक ध्यान कर सके। सिसोदिया ने खुद भी बोला कि जेल में इस तरह की सुविधा है, मैं जानता हूं, तो मुझे वहां रहने दिया जाए। जज ने कहा कि मैं इस पर सीधे कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, लेकिन जेल अधिकारी इस पर विचार कर सकते हैं जेल नियमों के मुताबिक, यानी इसे जेल अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो मेडिटेशन सेल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन इस पर विचार जेल अधिकारी जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मेडिटेशन सेल में रखे जाने की जो अपील मनीष सिसोदिया के वकीलों के द्वारा की गई, उस पर कोर्ट ने कहा कि ये फैसला जेल के अधिकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर आज की हम आपको बता दें, और ये बड़ी खबर बिहार से है। एक बार फिर लालू परिवार सीबीआई के रडार पर है। पटना में सीबीआई ने राबड़ी देवी के करीब 4.5 घंटे तक उनके साथ पूछताछ की है। खबर है कि जल्द लालू यादव से भी सीबीआई पूछताछ होगी। ये पूछताछ जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में हो रही है। आज लगभग 5 घंटे तक राबड़ी देवी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार की, लालू यादव की पत्नी है, उप मुख्यमंत्री की मां है, उनके घर में आज सीबीआई रेड के लिए पहुंची और 5 घंटे तक लगभग सीबीआई की टीम वहां पर रही। राबड़ी देवी से पूछताछ हुई। 4-4.5 घंटे का ये पूरा वक्त सीबीआई का, और ये जो पूरी पूछताछ हो रही है वो जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में हो रही है। हालांकि अभी सीबीआई की तरफ से कुछ भी खुलासा नहीं हुई, और जब राबड़ी देवी से इस विषय में सवाल पूछा गया तो वो काफी नाराज नजर आई। जो सीबीआई टीम आई है उस पे क्या लग रहा है कि तो ये देखा आपने, राबड़ी देवी को काफी कुछ खफा सी वो नजर आई। 4-4.5 घंटे की लगभग उनसे पूछताछ हुई उसके बाद, और राजनीति में एक नया भूचाल खड़ा हो गया। राबड़ी देवी के घर जैसे ही ये सीबीआई रेड शुरू हुई, सीबीआई की टीम पहुंची उनसे पूछताछ के लिए, तो वो बड़ी खबर भी आप देखिए। ये कोई पहला अवसर नहीं है जब राबड़ी जी या लालू जी के आवास पर सीबीआई गई हो। इससे पहले भी 2 बार सीबीआई, 2-3 बार इनकम टैक्स और कई अवसरों पर ईडी की टीमें जा चुकी हैं, और अभी तक सब बेनतीजा है। और ये विपक्ष को डराने धमकाने की कार्रवाई है। हम किसी जांच एजेंसी के खोज के इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ नहीं है, हम बहुत ही स्पष्ट करना चाहते हैं। लेकिन 99% मामलों में अभी तक कोई नतीजे और निष्कर्ष नहीं निकले हैं। और तो और जो हमारे दिवंगत नेता हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनकी मृत्यु के बाद भी उन पर जांच की प्रक्रिया तेज की है। ये समूचे विपक्ष को बदनाम करने की कार्रवाई का हिस्सा है। एस्टैब्लिश्ड हो चुका है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, तो एक बौखलाहट देश की हुकूमत में आई है, और उनको भी पता है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। तो इस बाबत जो कार्रवाई की जा रही है, अब सीबीआई के अधिकारी तो उनके मातहत है, कोई भी अधिकारी होगा तो अपने आका का आदेश का अनुपालन तो स्वाभाविक रूप से करेगा। तो मैं तो मानता हूं कि देश की हुकूमत में जो लोग हैं और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, देश की जनता और बिहार की जनता बहुत बारीकियों से इन चीजों को समझ रहा है। एक बात खुले मन से कहना चाहता हूँ, कोई अमृत पी करके नहीं आया। ये दुनिया, ये प्रकृति सबका इंतजामात करती है। जो आए हैं वो जाएंगे, जो बना है जो बिगड़ेगा। देखिए, सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है जो कानून के आधार पर काम कर रहा है। जिस प्रकार के आरोप है, जिस प्रकार के प्रमाण होते हैं, उस अनुसार से सीबीआई कार्रवाई करती है। आपको सबको मालूम ही है कि किस प्रकार से लालू यादव जी का परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। एक नहीं, अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सीबीआई जांच कर रही है। तो ये एक स्वाभाविक तौर पे जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार सीबीआई काम कर रही है। वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको
प्रताड़ित करना सही नहीं है। सर कल ही आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कम से कम 8 से 9 ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। तो राबड़ी देवी से पूछताछ पर अब तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आ गई है। तेजस्वी यादव का कहना है कि सीबीआई की पूछताछ कोई नई बात नहीं है, परिवार को लंबे वक्त से परेशान किया जा रहा है। सुन लेते हैं। उस दिन भी हमने बोला कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा, तो इसमें कोई फर्क करने वाली बात नहीं। अब 15 तारीख को कोर्ट में है तो वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है बेल लेने का। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। तो तेजस्वी यादव को भी आपने सुन लिया। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भी यही आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू आरजेडी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि जो संस्थाएं हैं उसका गलत इस्तेमाल होता है, और बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। इसी बीच प्रकाश कुमार पटना से एबीपी न्यूज रिपोर्टर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रकाश, मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको याद होगा कि पहले भी सीबीआई का डर दिखाकर ही, या ये कहिए कि सीबीआई का जो भ्रष्टाचार का आरोप आरजेडी के ऊपर लगा था, नीतीश कुमार अलग हुए, तो क्या एक बार फिर ये सीबीआई जो पहुंची है राबड़ी देवी के घर, क्या इस गठबंधन पर फिर एक बार आंच आ सकती है? क्या इसको इस नजरिए से देखा जाए? शोभना, मैं इस वक्त पटना में जो सीबीआई का दफ्तर है, मैं उसके सामने में हूं, और यहां से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर राबड़ी देवी का आवास है, जहां पर की पूछताछ हुई। 4 घंटे से ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन 2 बातें इसमें अहम है। पहली बात यह है कि तेजस्वी यादव पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल करके उन्होंने पूरी घटना बताई कि सीबीआई की टीम कैसे उनके घर आई थी और क्या क्या हुआ। तो ये दिखता है कि पिछली बार जब सीबीआई के छापे पड़े थे तो उस वक्त नीतीश कुमार बच रहे थे इन सारे मुद्दों से, किसी भी विषय पर बोलने से। और आपको याद होगा कि उस वक्त वो महागठबंधन छोड़कर चले आए थे, और उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव से कि वो एक्सप्लेन करें, और शायद ये एक्सप्लेन करने की नौबत नहीं आए, वो छोड़ दिए थे। इस बार कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। अभी तक ये बातें, अब नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आनी बाकी है कि आखिर इस मुद्दे पर अब क्या कहते हैं, जब सीबीआई की टीम समन के बाद राबड़ी देवी से पहुंची पूछताछ के लिए, और कल जो हमें जानकारी है लालू यादव से भी पूछताछ होगी। तो अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। क्या वो इस पूरे प्रकरण को पिछली बार की तरह देख रहे हैं, या फिर इस बार फिर बीच का रास्ता निकालते हुए देखेंगे कि आगे क्या करना है। क्योंकि विपक्षी नेताओं को एक करने के लिए, एकजुट लाने के लिए नीतीश कुमार को पता है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, पूरे परिवार पर है। तो ऐसे में वो बीच का रास्ता तलाश रहे हैं कि जिससे कि आगे भी चलते रहे, साथ भी चलते रहे, और फिर कोई ऐसा मौका आए तब जाके कोई निर्णय ले। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए, जैसा कि प्रकाश जानकारी दे रहे हैं कि कल लालू प्रसाद यादव से भी सीबीआई टीम जो है वो पूछताछ कर सकती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां उमेश पाल मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई हो रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल को सील किया जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि इसी मुस्लिम हॉस्टल के रूम नंबर 36 में साजिश रचे जाने का इल्जाम है, और इस सिलसिले में यहां से सदाकत खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था। हॉस्टल में 110 कमरे हैं, और इस समय इन सभी कमरों को खाली कराकर सील किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी इस समय प्रयागराज से आ रही है। मुस्लिम हॉस्टल के जो रूम नंबर 36 में साजिश रचे जाने की बात पुलिस ने कही थी, अब उस पर कार्रवाई हो रही है, और इसी सिलसिले में यहां से सदाकत खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अब इस हॉस्टल के जो 110 कमरे हैं उन सभी कमरों को खाली कराकर सील करने की कार्यवाही इस समय चल रही है। तो प्रयागराज शूटआउट में बड़ी कार्रवाई। जो शूटर था, जिसने पहली गोली चलाई थी उस्मान, उसका भी एनकाउंटर आज कर दिया गया है, और बुलडोजर की कार्रवाई लगातार हो रही है। और अब ये जो मुस्लिम हॉस्टल है इसके भी कमरों को सील करके इस हॉस्टल को बंद किया जा रहा है। अजय दुबे ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, क्या अपडेट है आपके पास? इस जब मुस्लिम हॉस्टल को सील किया जा रहा है तो क्या कोई विरोध या कुछ छात्रों की तरफ से कोई प्रदर्शन या कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? कुछ पता, जानकारी आपके पास?
जी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कमरों में जो सामान रखा गया था वो सामान हॉस्टल के जो बाहर के हिस्से हैं वहां पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से काफी पुलिस बल उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है सील करने की। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है तो कोई भी जो विरोध की आवाज है सुनने को नहीं मिली। अब मैं ले चलता हूं दूसरी तस्वीर की तरफ। आपको ये स्पॉट देखिए, पुलिस ने स्पॉट को येलो कवर किया हुआ है, इस तरीके से इसे सील किया गया है कि अंदर जो एविडेंस है वो प्रभावित ना हो। ये वो जगह है जो एक बड़ी लीड है, एक बड़ी जीत कहा जाए पुलिस के इकबाल को बुलंद करने की जगह है। पिछले लगभग 10 दिन गुजरने को आए उमेश पाल हत्याकांड के बाद नामजद आरोपियों कहां हैं इसको लेकर लगातार चर्चा थी और आज के दिन एक जो व्यक्ति है उसमें का ढेर किया गया ठीक इसी जगह पर सुबह। अब इस जगह को जरा समझिए, ये इलाहाबाद के आउटर का एरिया है, शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर बाहर का ये इलाका और यहां से भी 40 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है मध्य प्रदेश की सीमाएं लग जाती है, रीवा जिला पड़ जाता है। इस हिस्से में आज सुबह तड़के सुबह सूर्योदय के आसपास पुलिस ने इसी जगह पर एनकाउंटर किया और ढेर कर दिया। जिस तरीके से जो तस्वीरें निकल कर आई बताया जा रहा है कि सीसीटीवी विजुअल में पहले जो सबसे फायर करने जाता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है जिसकी गोली से पुलिसकर्मी की मौत होती है, वो जो व्यक्ति है इस जगह पर उसका एनकाउंटर किया जाता है और ठीक इसी जगह पर एनकाउंटर के बाद वहां पे बॉडी मिली। अब देखिए इसके अंदर की मार्किंग देखने वाली है, जिस जगह पर बॉडी पड़ी हुई थी वो जगह दिखाई दे रही है, एक बड़ा सर्कल बनाया गया है, उसके बीच में भी एक सर्कल है जिससे पता चल रहा है कि उस जगह पर ब्लीडिंग हुई थी, जो गोली लगने के बाद खून बहा था उसी जगह पर बहा था। इसके अलावा भी 4-5 सर्कल यहाँ स्पॉट पर बनाए गए हैं, जिन सर्कल्स में विजय चौधरी जिस हथियार को लिए हुए था उस हथियार का, उसके अलावा जो छर्रे बिखरे थे, ये देखिए ये वो स्पॉट्स है जिस जगह पर जो छर्रे हैं उनका भी सर्कलिंग किया गया है। तो ये वो स्पॉट है, यहाँ से बड़ी कम दूरी पर 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर सामने की तरफ जो रिहाइश इलाका दिख रहा है वहां उसका गाँव है। और सुबह के समय पाकिस्तान में इमरान खान का संकट खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान खान की गिरफ्तारी लगभग तय है। इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट ने वारंट पर रोक लगाने से इमरान ने जो अर्जी दी थी उसे खारिज कर दिया है। अभी तक हाई कोर्ट में इमरान की तरफ से राहत की अपील वाली अर्जी दिए जाने की भी खबर नहीं मिली है। सेशंस कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तार कल कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इमरान से मुलाकात की है। जलालुद्दीन ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। जलालुद्दीन, क्या जानकारी आपके पास? सेशंस कोर्ट ने तो कह दिया है कि भाई गिरफ्तार करके कल तक पेश कीजिए, क्या मुमकिन लग रही है आपको ये गिरफ्तारी? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने फरमाया, सेशन कोर्ट ने जो दरख्वास्त है इमरान खान साहब की वो मुस्तरद कर दी है और अब आज सदर पाकिस्तान ने मुलाकात की है इमरान खान साहब से। वो मुशावरत कर रहे हैं कि आगे कौन सा जो लाहेमल है वो तय किया जाएगा, लीगली हम इससे फाइट करेंगे, क्योंकि अपने कारकुनों को तो कह दिया उन्होंने कि वो दमान पार्क पे वो जमा रहे ताकि किसी भी किस्म का जो इस तरह का वाक़या अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो जैसे कि कल का सारा दिन हमने देखा कि कारकुनान उन्होंने बहुत मुज़ाहमत की गिरफ्तारी के खिलाफ, उन्होंने कोशिश की कि गिरफ्तारी हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। और वैसे भी इनका जो लीडर्स हैं वो यही जो पीटीआई के लीडर्स हैं वो सारे उनका यही मौक़िफ़ है। बिल्कुल ठीक है जलालुद्दीन, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस पाकिस्तान में आवाम 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, वहां इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार से गृह युद्ध की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। कुल मिलाकर जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी फेल हो चुकी है। आईसीयू में अंतिम सांसें ले रही पाकिस्तान की इकोनॉमी की मरहम पट्टी करने के लिए शहबाज शरीफ मुल्क दर मुल्क कटोरा लेकर घूम रहे हैं। आतंक पर निवेश करने वाले पाकिस्तान की कैसे हुई इकोनॉमी क्रैश, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रिलीफ पैकेज में भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। आटा, ये साबुन या चीनी बहुत महंगी हो गई है। मुल्क में होशरुबा महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है। दायरा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 300 रुपए तक महंगा हो गया। 15 रुपए की रोटी 25 रुपए का नान, किधर जाइए? तो आटा मिल ही नहीं रहा, बरसात में मर गए, इस वजह से ही मर जाएंगे। कल हमारे घर में आटा नहीं था, आटे का बोरी उठाया हुआ है, अभी हमारे बच्चे लोग रोटी खाएगा। कराची में डाकू आटे के थैले के लिए लूटमार कर रहे हैं। टोटा कहते हैं जो कबूतरों को परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं।
पाकिस्तान की कंगाली वाला कबूलनामा। 86% पाकिस्तानी 87% पाकिस्तानी बच्चे जो हैं उनको उतना खुराक नहीं मिलती जितनी उनको मिलनी चाहिए, उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। 75 साल में डिरेल जिन्ना की 2 नेशन थियरी। ये हम 75 साल के बाद हमने इस कौम को भूख से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को प्यास से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को जहालत से आज़ाद नहीं किया। आतंकियों पर बेशुमार निवेश, इकोनॉमी हुई क्रैश। इस वक्त मुल्क को, आवाम को रोटी चाहिए, इलेक्शन नहीं चाहिए। रोटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती है। रोटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट है और रोटी पाकिस्तान के लिए फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है। भूखी पाकिस्तान अवाम अब हुक्मरानों से रोटी रोटी का हिसाब मांग रही है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। 75 to 76 ईयर्स के बाद उन्हें इस बात का ख्याल आया। आईसीयू में पहुंच चुकी पाकिस्तानी इकोनॉमी ने अवाम की जेब पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रखी है। रोजमर्रा की जरूरत की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके दाम आसमान न छू रहे हों। कीमतों में रिकॉर्ड स्तर की बढ़त पाकिस्तान न्यूज चैनलों की खबरों में न्यू नॉर्मल हो गई है। ओपन मार्केट में घी, कुकिंग ऑयल, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, चाय की पत्ती और जूसेस महंगे कर दिए गए। एक तरफ पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ हुकूमत के खिलाफ अवाम का गुस्सा लगातार हाई हो रहा है। जिस तरह हर दिन हर चीज़ों की रेट इतने आसमान पे जा रहे हैं, इस तरह हुकूमत चला रही है मुल्क को, इस तरह कोई नहीं चलाता अपने मुल्क। रोटी नहीं है पेट में, तन पे नहीं कपड़ा। हालात के भंवर ने हमें इस तरह जकड़ा। हर एक का यही हाल है, न पेट में रोटी है, न तन पे कपड़ा है। रोटी कपड़ा मकान के नारे थे, वह हवा हो गए, सब भूल गए, सब अपने आप मस्त है सारे जितने। लाहौर से लेकर कराची तक मुल्क की आबादी का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट रहा है, जिसने पाकिस्तान में गृह युद्ध की आहट तेज कर दी है। ये त्रावणी चौक माशाल्लाह बंद हो गया है क्योंकि अवाम जो है वो गुर्बत से तंग है इस टाइम, तो त्रावणी चौक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की बर्बादी वाली ये तस्वीरें सुधरेंगी ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है और इस बात को अब पाकिस्तान के हुक्मरान भी स्वीकार कर रहे हैं, जो अब तक हकीकत पर भारत विरोधी पर्दा डाल देते थे। 86% ये पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता भी। धर्म के नाम पर जिन्ना ने जिस पाकिस्तान को बनाया उसका भविष्य किस कदर अंधकार में है, वो आप मिफ्ताह इस्माइल की ज़बानी सुनिए। 86% पाकिस्तानी 87% पाकिस्तानी बच्चे जो हैं उनको उतना खुराक नहीं मिलती जितनी उनको मिलनी चाहिए, उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। अब मैं आपको अगला दावा कर रहा हूँ कि जिस बच्चे ने रात को खाना नहीं खाया हो ना, आप दुनिया का बेस्ट टीचर लगा दें, सुबह उसको आप पढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने कि भूखे पेट पढ़ाई कैसे होगी, लेकिन सवाल है कि जब कर्ज पर पाकिस्तान की जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी तब यही हुक्मरान आतंकियों की फैक्ट्री तैयार कर रहे थे। भारत के खिलाफ नफरत को एकमात्र एजेंडा मान रहे थे, लेकिन जब 2 जून की रोटी का संकट आया तो हुक्मरानों को भी अपनी नाकामियां नजर आने लगी। ये हम 75 साल के बाद हमने इस कौम को भूख से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को प्यास से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को जहालत से आज़ाद नहीं किया। तो आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, वो तो हमारा क्राइसिस है। 22 करोड़ की आबादी पर रोटी का ये संकट इन तस्वीरों से कहीं बड़ा है, क्योंकि वहां तक तो कैमरा भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, वो तो हमारा क्राइसिस है। तो ये पाकिस्तान के 10% लोगों का क्राइसिस है कि जो गाड़ियां चलाते हैं और जिनको पेट्रोल महंगा लग रहा है और जो मतलब घी और तेल इस्तेमाल करते हैं और जिनको घी और तेल महंगा लग रहा है, तो हमारा क्राइसिस है। वो तो बेचारा जो सिंध के गांव में या बलूचिस्तान के गांव में या पंजाब के गांव में या केपी के गांव में जो बच्चा रह रहा है, वो तो 75 साल से क्राइसिस में। पहली मर्तबा आप लोग भी गरीब हुए तो आप लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। और पाकिस्तान को इस दर्द से राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि जिन्ना का मुल्क दोधारी तलवार पर खड़ा है। कर्ज के लिए पाकिस्तान IMF के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कर्ज न चुकाने के इतिहास को देखते हुए IMF ने शहबाज सरकार के सामने कड़ी शर्त रखी है। IMF ने कर्ज के बदले पाकिस्तान को एंटी करप्शन टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी और पेट्रोलियम पदार्थों पर भारी टैक्स लगाने को कहा है। और अगर कर्ज के लिए शहबाज सरकार IMF की शर्त मान लेता है
तो जनता महंगाई के भंवर में और फंस जाएगी, जो पहले से ही 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। IMF से जो है अपना बेल आउट लेने के लिए, उसकी वजह से इन्होंने ये उनके कहने पे चीज़ें महंगी की है और उस वजह से बिजली भी महंगी हो गई है। जब इस तरह होगा तो हर चीज़ इफेक्ट होगी, तो इस वजह से गरीब ममालिक जो है वो गरीब से गरीब हो जाते हैं। उस कन्या टच है, उन लोगों को कन्या टच है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, और उन लोगों में से करप्शन नहीं है। हम लोग तो जो है ना एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार है। जी, पाकिस्तान के हालात मुझे तो यही दिख रहे हैं कि अगले कोई 50-100 साल भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह पिछले 60-70 ईयर्स में इंडिया ने तरक्की किया, बांग्लादेश उसके 20 साल बाद आज़ाद होकर हमसे, उनकी GDP हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। कपड़े की दुकान है, इस महीने में जो है ना पिछले साल 3,000 साढ़े 3,000 रुपये में बिल पे कर रहा था, नहीं तो मैं आपको बिल दिखा दूंगा। और इस साल जो है ना इस महीने में हम 14,300 रुपये मैंने परसों बिल जमा कर दिया। साथ इंडिया है हमारे, उनकी वहाँ पे बिजली सस्ती है और वो किसानों को भी बिल्कुल सब्सिडी पे फ्री बिजली प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम है और चीज़ें जो है वहाँ पे सस्ती है। जब बिजली महंगी होगी तो हर चीज़ इफेक्ट होगी, उसकी वजह से जो चीज़ों की कीमत है वो भी बढ़ जाती है। पाकिस्तान में दूध 235 रुपए लीटर पहुंच चुका है। 1 किलो चिकन के लिए 700 से 780 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। मीट की कीमत 1000 रुपए पार हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत 272 और डीजल 262 रुपए पर है, जबकि केरोसिन 217 रुपए लीटर बिक रहा है। पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति सालाना आय 5 लाख पाकिस्तानी रुपए है, जो हर महीने 41,500 पाकिस्तानी रुपए बनता है। और अगर एक परिवार रोज सिर्फ 1 लीटर दूध भी खरीदता है तो उसकी कमाई का करीब 1/6 हिस्सा 1 लीटर दूध में ही खत्म हो जाता है। से वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से हम वापस जाएं। क्यों? कि उनके वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, हर चीज उनको इजीली मुयसर है। यहाँ पे जो कश्मीरी यहाँ पे वो तंग है अभी, वो कह रहे हैं हम वापस इंडिया चले जाएं। हाँ जी, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता खुले और हम वापस चले जाएं। जब हम इधर आए थे ना तो ऐसे सुना था कि बहुत अच्छे हालात है इधर के, जब इधर आके पता चला तो घर से पैसे मंगवा के वापसी जा रहे हैं। इतनी महंगाई है ना। ये बताएं, ये जो सेब है इसकी आज के क्या प्राइस है, क्या रेट है आज? 200 रुपए किलो चल रहा है भाई यार। ना 200 रुपए किलो चल रहा है। 200 रुपए। प्याज है उसके रेट का पता है? प्याज के 200 रुपए किलो है भाई यार। किलो है। अच्छा, और इसके अलावा ये जो केला है किस तरह? 150 रुपए दर्जन। ये बिल्कुल साथ इंडिया है, इंडिया का साइड का कश्मीर है, वहाँ पर प्याज का रेट आपको अंदाजा है क्या? कुछ वो कम होगा भाई यार। आपके कोई रिलेटिव उस साइड के कश्मीर पे रहते हैं? कोई रिलेटिव नहीं है, अलबत्ता दोस्त हैं। बात होती है? जी बिल्कुल, रब्ता होता है। वो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट के हवाले से पूछा आपने कि वहाँ पे रोड, इस चीज के बारे में पूछा? क्या कहते हैं उस साइड कश्मीर? तो यहाँ से वहाँ पे तो वो कहते हैं जी हमारे पास वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी है कि उन्होंने तो बॉर्डर तक वो रोड एक आए हुए जो यहाँ पे समझ लें मोटरवे पे भी नहीं है। और उन्होंने मतलब अपने आप को वहाँ पे सिक्योर किया हुआ है कि मतलब लोगों को कोई मसला मसाइल ना रखे, उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, राशन कार्ड है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है उनको रियायत कीमत में मिल रही हैं। यहाँ पे तो वो चीज़ नजर नहीं, खोता घर का सब बराबर है। और अगर पाकिस्तान कर्ज के लिए IMF की शर्त मान लेता है तो 22 करोड़ की आबादी पर महंगाई का संकट और गहरा हो जाएगा। IMF पाकिस्तान पर कर्ज के बदले इतनी कड़ी शर्त क्यों लगा रहा है? इसकी वजह पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड। पाकिस्तान कर्ज डकार कर चुकाता नहीं है। दूसरा, IMF के मुताबिक पाकिस्तान में चंद लोगों के पास पैसा है भी तो वो टैक्स चोरी करते हैं। इन बातों की गवाही देती है ये तस्वीरें। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन की बेटी की शादी का वीडियो है जो दुबई में हुई। वीडियो में कैप्शन लिखा हुआ है, लाविश पाकिस्तानी वेडिंग इन दुबई ट्रेंड्स। वीडियो में नजर आ रहा है एक बड़े तराजू में एक तरफ दुल्हन बैठी हुई है तो दूसरी तरफ सोने की ईंटों से दुल्हन को तोला जा रहा है। ये उस देश का हाल है जहां अवाम 2 जून की रोटी के संकट से जूझ रही है। IMF के सामने पाकिस्तान के घड़ियाली आंसू काम नहीं आए तो शहबाज शरीफ भीख का कटोरा लेकर कतर रवाना हो गए। ये तस्वीरें कतर एयरपोर्ट की हैं। कतर में UN की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी कम विकसित देशों की कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान UN की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल नहीं है, लेकिन कंगाल पाकिस्तान को जहां भी भीख की उम्मीद दिख रही है वहीं हाथ फैला रहा है। साथ ही कर्ज के लिए IMF के सामने भी नाटक जारी है।
शहबाज शरीफ ने जब कर्ज मांगने के सारे खोड़े खोल दिए और फिर भी कर्ज न मिला तो उन्होंने सरकारी खर्चे में कटौती का ऐलान किया। शहबाज ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में मंत्री तनख्वाह नहीं लेंगे, मंत्री गैस, बिजली और पानी का बिल खुद भरेंगे, लग्जरी गाड़ियां वापस करेंगे और उन्हें नीलाम किया जाएगा। देश विदेश की यात्रा के लिए इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे, 5 स्टार होटल में नहीं रुकेंगे। सुनने में ये उपाय अच्छे लगते हैं, लेकिन वक्त पर इलाज न मिले तो जख्म नासूर बन जाता है और पाकिस्तान की कंगाली उसका नासूर बन गया है। अब मुल्क के लोगों को यहाँ उम्मीद नहीं दिखती। पासपोर्ट बनाने आए आप? जी, ये भाई का ना पासपोर्ट बनाने के लिए इधर आए थे। पहले काफी दिन पहले इधर जमा करवाया था, आज लेने के लिए आए हैं। क्या वजह, बाहर क्यों जा रहे हैं? बाहर हालात ही बड़े खराब हो गए हम मुल्क के। तो वजह ये है कि हमने आज़ादी हासिल इसलिए की थी कि यहाँ पर रह के ना अपने आने वाले नस्ल को कोई बेहतर मुस्तकबिल दे सकेंगे। लेकिन अब हमारे हुक्मरानों ने हमें आज़ादी के ऊपर लगाया हुआ है, तो हम यही नारे लगाते जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन वो बेड़ा गर्क हो गया है इसी नारों के चक्कर में। बेड़ा गर्क तो पहले ही हो चुका था, रही सही कसर शहबाज शरीफ ने पूरी कर दी। कैसे, वो देखिए। पिछले साल अप्रैल महीने तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 86,798 करोड़ था, लेकिन शहबाज के प्रधानमंत्री बनने के करीब 10 महीने बाद फरवरी 2023 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिकुड़कर 26,942 करोड़ पर पहुंच गया था। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। पिछले साल अप्रैल 2022 में $1 की कीमत 186 पाकिस्तानी रुपए थी, लेकिन 10 महीने के भीतर $1 की कीमत 257 पाकिस्तानी रुपए हो गई। और यही वजह है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को दिन ब दिन बुरी से बुरी हालत में देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने भी टरकाना शुरू कर दिया। वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान का 9,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज की 2 किश्तें अप्रूव करनी थीं, लेकिन उसने उसे अगले वित्तीय वर्ष तक लटका दिया। और लटकाता भी क्यों ना, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं, फिर भला पैसा डुबोना क्यों? और इस बात की सबसे ताजा मिसाल है यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक आतंकवादियों के खात्मे को लेकर पाकिस्तान में चलाया जा रहा अभियान भी महज एक दिखावा है। 2020 के मुकाबले 2021 में पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में इजाफा हुआ है और इसीलिए भारत पहले ही कह चुका है कि अगर पाकिस्तान को मदद चाहिए तो पहले उसे अपनी नीयत सुधारनी होगी और एक शांति प्रिय मुल्क की तरह बर्ताव करना होगा। और अब नजर डालिए आगे क्या कुछ है खास आपके लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।